स्केरक्रो का रोल, जिस पर नोलन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि हीथ लेजर की बैटमैन ट्रिलॉजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट द डार्क नाइट, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन ने हमें विदाउट सुपर पावर वाले सुपर हीरो एंड विदाउट सुपर पावर वाले सुपर विलेन से हमें मिला के कुछ ऐसा बना के दिया जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं मिला था। क्रिटिक आज भी इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी मानते हैं। अगर आपने अभी तक बैटमैन ट्रिलॉजी नहीं देखी है तो ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ टू वॉच। तो गाइज, आज हम बात करने वाले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी द डार्क नाइट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। But before starting the video, a big shout out to Vishal Sharma and Shubham Mishra. Guys, thank you for subscribing my channel. That's it. As we know, Heath Ledger ने जिस तरह से इस रोल को प्ले किया है, it's clearly epic. मतलब विदाउट सुपर पावर वाले विलेन को इतना खतरनाक देखना, इसमें एक अलग ही क्योस है। बट एक्चुअल में हीथ लेजर जोकर का नहीं बल्कि बैटमैन का रोल प्ले करना चाहते थे। इवन कि हीथ लेजर क्रिस्टोफर नोलन की कुछ टॉप पिक्स में से एक थे, जिस लिस्ट में इनके अलावा क्रिस्टियन बेल एंड किलियन मर्फी भी थे। इसमें एट द एंड क्रिस्टियन बेल को बैटमैन का रोल एंड जोकर का रोल हीथ लेजर को मिला एंड किलियन मर्फी को स्केरक्रो का रोल, जिस पर नोलन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि हीथ लेजर की इमेज उस वक्त तक एक रोमांटिक बॉय वाली थी एंड सबको लगता था कि क्रिस्टोफर नोलन का ये सबसे खराब आइडिया है। पर नोलन ने हीथ लेजर पे अपना भरोसा दिखाया एंड जिस तरीके से हीथ लेजर उनके भरोसे पे खड़े उतरे हैं, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। जब क्रिस्टियन बेल को बैटमैन का रोल मिला, ही वाज सुपर एक्साइटेड। क्रिस्टियन बेल चाहते थे कि बैटमैन के कैरेक्टर में वो थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन दिखाए। वो चाहते थे कि जैसा हम बैटमैन को काफी काम एंड कूल देखते आ रहे हैं, उसके उलट क्रिस्टियन बेल बैटमैन को काफी फ्यूरियस दिखाना चाहते थे। एंड क्रिस्टियन बेल को काफी डर लगता था ये आइडिया क्रिस्टोफर नोलन को बताने में एंड उनको लगता था कि इस बात से क्रिस्टोफर नोलन बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बट जैसे तैसे क्रिस्टियन बेल ने जब ये आइडिया क्रिस्टोफर नोलन को सुनाया तो गुस्सा तो बहुत दूर की बात, उल्टा उनको ये आइडिया काफी सही लगा। इस प्योरली रेज कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्रिस्टियन बेल का साथ बैटमैन सूट ने दिया, क्योंकि क्रिस्टियन बेल बताते हैं कि सूट इतना अनकंफर्टेबल एंड भारी था जिसे पहनकर ना चाहते हुए भी क्रिस्टियन बेल को गुस्सा आ जाता था, जो कि कहीं ना कहीं इस रोल के लिए काफी प्लस पॉइंट रहा, बट कंफर्ट के नजरिए से बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने बताया, हीथ लेजर की सिलेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल थी, बट जब क्रिस्टोफर नोलन ने इस रोल के लिए हीथ लेजर को चुन लिया, हीथ ने खुद को 6 हफ्ते के लिए एक मोटेल के रूम में बंद कर लिया ताकि वो जोकर की साइकोलॉजी को ढंग से समझ पाए। प्रिपरेशन का रिजल्ट ये रहा कि ब्रूस वेन की वो पेंट हाउस वाली पार्टी, जो कि मूवी की कुछ सबसे एपिक सीन्स में से एक है, उस सीन में हीथ लेजर को देख के लेजेंडरी एक्टर माइकल केन अपने डायलॉग्स तक भूल गए थे। जी हाँ, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में खुद बताया। नॉट जस्ट माइकल केन बल्कि मैगी जिलेनहट बताते हैं कि इस सीन में हीथ लेजर को देख के वो सच में बहुत ज्यादा डर गई और इस सीन को पूरा करने के लिए उन्हें काफी टेक्स लेने पड़े। मैगी बताते हैं कि वो चाहकर भी हीथ की आंखों में नहीं देख पा रही थी जिस तरह के साइकोपैथेटिक रोल को हीथ लेजर ने अडेप्ट किया, जिसने जोकर को एवरग्रीन बना दिया। मूवी के कुछ सबसे ब्लो अप सीन में से एक ये हॉस्पिटल का एक्सप्लोजन सीन। मैं बता दूं, ये सेट काफी महंगा था, दैट्स व्हाई बस एक ही टेक था जिसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इस सेट को दोबारा बनाना बजट से बाहर जाने वाली बात थी, जिसकी परमिशन वार्नर ब्रदर्स तो बिल्कुल भी नहीं देते। एंड सीन के दौरान जब हीथ को रिमोट को टैप करना था, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, जिस पर हीथ ने 2-3 बार रिमोट को टैप किया एंड बूम। बट क्योंकि सेट तो ब्लास्ट हो चुका था, इसलिए दोबारा टेक लिया ही नहीं जा सकता। बट ये अनस्क्रिप्टेड सीन को जब देखा गया, जोकर का नेचुरल रिएक्शन नोलन को काफी पसंद आया। एज द रिजल्ट सीन को गलत होने के बावजूद भी फाइनल कट में ऐड किया गया। नॉट जस्ट ऐड बल्कि ये सीन सिनेमेटोग्राफी की कुछ सबसे शानदार सीन्स में से एक है एंड इस सीन को जोकर के फैंस तो बिल्कुल भुला नहीं सकते। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने भी यही सोचा कि ये मूवी जरूर बैटमैन एंड जोकर के अराउंड लिखी गई है, लेकिन सिर्फ जब तक मैंने क्रिस्टोफर नोलन का ये इंटरव्यू नहीं देखा, क्योंकि इस इंटरव्यू में नोलन बताते हैं कि मेनली ये मूवी बैटमैन या जोकर की नहीं थी बल्कि ये हार्वी डेंट की थी एंड मूवी का मेन अट्रैक्शन टू फेस था, क्योंकि टू फेस यानी कि हार्वी डेंट हमें एक ऐसा इमोशनल साइड देते हैं, कैसे एक कॉइन की तरह इंसान के भी 2 पहलू होते हैं और ये इमोशन हमें बिल्कुल भी जोकर या फिर बैटमैन से तो नहीं मिलते। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफर नोलन, इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट हार्वी डेंट यानी कि टू फेस था। हीथ लेजर ने अपनी इम्प्रोवाइजेशन से न केवल मूवी को मेमोरेबल बनाया बल्कि क्रिस्टोफर नोलन के सिर से भी काफी बर्डन कम कर दिया, जिसमें हीथ लेजर के मेकअप आर्टिस्ट बताते हैं कि हीथ के लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि वो एक साइकोपैथेटिक जोकर के नेचर को इतना जान चुके थे, तब जाकर हीथ लेजर ने अपना मेकअप खुद ही डिजाइन किया और इस मेकअप की बदौलत हीथ लेजर ने इस रोल को टॉप नॉच बना दिया। एंड नॉट जस्ट मेकअप बल्कि ये वीडियो वाला सीन जो आपने मूवी में जरूर देखा होगा, ये हीथ लेजर के कुछ सबसे यादगार चीजों में से एक है।
इसे भी हीथ लेजर ने खुद की इम्प्रोवाइजेशन से ही बनाया था। एंड इस सीन के बाद मानो क्रिस्टोफर नॉलन तो हीथ लेजर के दीवाने हो गए। बैटमोबिल अगर सड़क पर उतरे तो डेफिनेटली लोगों की नजरें जाएंगी। एंड ब्रूस वेन जब अपनी बैटमोबिल लेकर गॉथम की सड़कों पे निकले, एक ड्रंक मैन से उनकी छोटी सी टक्कर हो गई। एंड उस ड्रंक मैन को ये लगा कि ये कोई कार नहीं बल्कि एक कोई एलियन व्हीकल है। एंड बंदे की डेयरिंग सच में लाजवाब थी, क्योंकि बंदा अपने शहर को बचाने के लिए एलियन से अकेले लड़ने के लिए निकल गया। बट जब कार से एक इंसान को उतरते देखा तो एक ऑटोग्राफ और अपने नुकसान का पैसा लेके चुपचाप निकल गया। नॉट जस्ट इट, बल्कि मूवी के एक चेजिंग सीन के दौरान लोगों ने 911 पे कॉल कर करके पुलिस वालों को तंग कर दिया। लोग कंप्लेन करते कि कोई अननोन मॉडल की डार्क व्हीकल पूरे शहर में घूम रही है। एज वी नो कि हीथ लेजर इस मूवी के बाद ड्यू टू ड्रग्स ओवरडोज अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। पर ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि उस मूवी के दौरान ना केवल हीथ लेजर की डेथ हुई, बल्कि मूवी की शूटिंग के दौरान ही मूवी के स्टंटमैन कन्वे विकल्फ की भी मौत हो गई ड्यू टू कार एक्सीडेंट। तो बेसिकली ये मूवी सिर्फ हीथ लेजर को डेडिकेट नहीं है बल्कि स्टंटमैन कन्वे को भी है। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफर नॉलन, IMAX कैमरा सिनेमा की दुनिया के कुछ सबसे वैल्यूएबल इन्वेंशंस में से एक है, जिसका दुनिया में कमर्शियल यूज क्रिस्टोफर नॉलन ने ही किया डार्क नाइट मूवी को बनाने के दौरान। और इस कैमरे का इस्तेमाल वो आज तक करते आ रहे हैं। बट जोकर के इस चेजिंग वाले सीन में एक IMAX कैमरा टूट गया। आई नो आपको लग रहा होगा कि मूवी के दौरान एक कैमरा ही तो टूटा है, नॉट अ बिग डील। बट सिर्फ तब तक जब तक आपको इस कैमरे का प्राइस ना पता हो, क्योंकि सिर्फ एक IMAX कैमरा का प्राइस उस टाइम पे $250K था, जिसे हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,80,00,000 से ज्यादा। मतलब नुकसान छोटा तो बिल्कुल भी नहीं था। डार्क नाइट ने क्रिटिकली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से बहुत प्रेज कमाया। जहां $185 मिलियन के बजट पर इस मूवी ने $1 बिलियन से प्लस की कमाई की, मतलब बहुत पैसा। नॉट जस्ट इट, बल्कि रिलीज होने के 3 दिनों बाद ही ये IMDb की टॉप मूवीज में शामिल हो गई। एंड फिलहाल ये IMDb की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वहीं क्रिटिकली मूवी ने 8 ऑस्कर्स में नॉमिनेशन पाई, जिसमें से बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए रिचर्ड किंग एंड बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए हीथ लेजर ने इस अवार्ड को जीता भी। एंड जोकर फर्स्ट एवर एक ऐसा कॉमिक बुक कैरेक्टर बना जिसको ऑस्कर मिला। ऑब्वियसली इसके पीछे हीथ लेजर की डेडिकेशन एंड क्रिस्टोफर नॉलन का डायरेक्शन था। एंड ये हीथ लेजर की जिंदगी का सबसे आखिरी अवार्ड था। मतलब बंदे ने एंड बिल्कुल एपिक तरीके से किया। तो गाइज ये थे बैटमैन ट्रिलॉजी की सेकंड इंस्टॉलमेंट डार्क नाइट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो आप इस ट्रिलॉजी की सारी मूवीज के फैक्ट्स जानना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो बाकी वीडियोस के लिए भी सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यार।